नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और सच्ची कहानी के साथ में। ये कहानी भी जो है देश की हिस्ट्री के ऊपर ही है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा जो यूट्यूब की फैमिली है वो धीरे धीरे करके बड़ी होती रहे और ये सफर यूं ही चलता रहे। प्राचीन समय से अब तक पंजाब की जो कहानी है काफी संघर्ष भरी रही है। मुगल हो या फिर अंग्रेज या फिर आज का पाकिस्तान हो, सभी की नजरें पंजाब पर हमेशा ही रही है। प्राचीन समय में पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से पुकारा जाता था और सिकंदर ने जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो पंजाब को ही अपना बनाने के लिए किया था। पवित्र गुरुओं की धरती पंजाब, इसने पीढ़ियों से कई दर्द सहे हैं। 1947 का बंटवारा हो तो उसमें उस दौरान भी पंजाब ने हैवानियत का एक बड़ा संताप झेला। पंजाबियत पर इससे पहले कभी भी इतना बड़ा संकट नहीं आया था। लाखों मजलूमों यानी लाखों लोगों के का कत्लेआम हुआ। कई महिलाओं, बहनों, बेटियों का दुष्कर्म हुआ, उनके अपनों को मार दिया गया, अपहरण हुए, लूटपाट हुई, विश्वासघात और जबरन धर्मांतरण कराया गया। आखिरकार क्या नहीं सहा पंजाब ने। 5 से 7 लाख लोग पंजाब के दोनों तरफ मारे गए। 80 लाख लोगों को 90 दिन के अंदर अपने घर बार छोड़ करके भागना पड़ा। पंजाब टूट गया, आधा पाकिस्तान में तो आधा भारत में आ गया। 20 लाख बीघा खेती बाड़ी की जमीन पाकिस्तान की तरफ चली गई और वो सभी वहां पे जो लोगों को वहां से जो जमीनें थी वो सारी की सारी जमीनें छोड़ करके भारत के पंजाब में आना पड़ा लोगों को। कत्लेआम से पंजाब शून्य पर आ गया। पंजाब की 553 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान से मिल गई। भारत पाकिस्तान से अलग तो हो गया लेकिन पंजाब में आग सुलगती रही। आजादी के 19 वर्षों के बाद 1 नवंबर 1966 को पंजाब का फिर से पुनर्गठन हुआ और इसके 3 टुकड़े किए गए। एक मूल पंजाब, दूसरा हरियाणा तथा तीसरा हिमाचल प्रदेश के रूप में सामने आया। कई बार कटने और बंटने के बावजूद पंजाब फिर से सीना तान कर खड़ा था। लंबे समय तक आतंकवाद का दंश झेलने वाले पंजाब ने इसका डटकर मुकाबला भी किया, लेकिन नशे के मकड़ जाल में फंस गया। पंजाब पाकिस्तान से नशे की आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय गिरोहों के ड्रग नेटवर्क से लगातार मुकाबला करता आ रहा है। पंजाब की राजनीति भी इस बात की गवाह रही है कि यहाँ पंथक, हिंदुओं, अनुसूचित जातियों ने मिलकर सरकार का गठन किया है। इसमें डेरों की भूमिका भी काफी अहम रही है। अकाली दल ने अगर पंजाब में 25 साल तक सत्ता संभाली है तो वह पंथक, हिंदुओं और अनुसूचित जातियों के वोट के बल पर। प्राचीन समय से अब तक पंजाब की जो कहानी है काफी संघर्ष भरी रही है। मुगल हो या अंग्रेज या फिर आज का पाकिस्तान, सबकी नजर हमेशा से पंजाब पर ही रही। प्राचीन समय में पंजाब को सप्त सिंधु के नाम से पुकारा जाता था और सिकंदर ने सबसे पहले पंजाब को ही अपना बनाने के लिए आक्रमण किया था। बाद में इस पर जो है मुगलों की नजरें पड़ी तो फिर यहाँ पे अनेकों हमले हुए। 1950 के दशक में अकाली दल ने मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में पंजाबी सूबा आंदोलन चलाया। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य के विभाजन की मांग रखी, क्योंकि उस समय सिखों के साथ साथ बहुत से हिंदू भी इसी एक ही राज्य में रहते थे। उस समय सभी हिंदुओं ने हिंदी राष्ट्र भाषा को बनाने का समर्थन किया, जो कि पंजाबी बोलने वाले सिखों को नामंजूर था। अब इस मामले को राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने पंजाबी को हिंदी से अलग न मानते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन उन्होंने अपनी मांगों को जारी रखा और वो लोग प्रदर्शन करते रहे। खैर 16 साल के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार सितंबर 1966 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनकी मांगों को स्वीकार किया और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार 1 नवंबर 1966 को पंजाब को 3 भागों में बांट दिया। शाह कमीशन के सुझाव पर पंजाब का दक्षिणी भाग, जहां हरियाणवी बोली जाती थी, वो हरियाणा बन गया। जहां पहाड़ी बोली जाती थी उस भाग को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया।
से क्षेत्रों को मिलाकर के सिर्फ चंडीगढ़ को छोड़ करके एक नए पंजाबी बल राज्य का गठन किया गया। हरियाणा और पंजाब दोनों ने चंडीगढ़ पर अपना अधिकार जताया। इस वजह से चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, जो कि इन दोनों ही राज्यों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। खैर, इसके बाद खालिस्तान के रूप में एक अलग देश की मांग 1980 के दशक में और भी जोर पकड़ने लगी। मांग तेज होने के साथ इसका नाम खालिस्तान आंदोलन पड़ा। अब पंजाब के विरुद्ध भारत सरकार के पक्षपात और रावी तथा ब्यास नदी के पानी के विभाजन को लेकर हुए विवाद को भी इस आंदोलन का एक कारण माना जाता है। इसी बीच एक चरमपंथी सिख नेता के रूप में दमदमी टकसाल के जनरल सिंह भिंडरवाला, उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ने लगी। अब पंजाब में खालिस्तान आंदोलन बार बार फैलाता रहा है। भारत में यह सबसे हिंसक अलगाववादी आंदोलनों में से एक था। इसके कारण 1980 से 1995 के बीच 1.5 दशक में कुल 21,532 लोग मारे गए, जिनमें 8,090 अलगाववादी, तो वहीं पर 11,796 आम लोग थे और 1,746 सुरक्षाकर्मी थे। खालिस्तान आंदोलन का फिर से उभार पंजाब में 2007 के बाद हुए सभी चुनाव में एक मतलब बहुत ही बड़ा मुद्दा रहा है। हालांकि गृह मंत्रालय की 2019 और 2020 की वार्षिक रिपोर्ट में खालिस्तान आंदोलन का कोई जिक्र नहीं है, सिवाय इसके कि सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ नामक संगठन को UPA 1967 के तहत गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है और 1 जुलाई 2020 को 9 कुख्यात खालिस्तानी समर्थकों को अगस्त 2019 में संशोधित UPA के तहत औपचारिक तौर पर आतंकी घोषित किया गया। खालिस्तान आंदोलन के एक हिंसक रूप धारण करने के बाद पंजाब में आतंकी घटनाओं में काफी तेजी आने लगी थी। भिंडरवाले की लोकप्रियता तत्कालीन सरकार के लिए चुनौती बन गई। तो 1980 के जो है बाद में पंजाब बिल्कुल ठहर सा गया था। निवेश तो बहुत दूर की बात है, पंजाब में जो उद्योग और कारोबारी थे वो भी वहां से सभी लोग पलायन करने लगे। और 6 जून 1984 को श्री हरमिंदर साहिब के भीतर भारतीय सेना ने ब्लू स्टार नाम से एक व्यापक अभियान चलाया और जनरल सिंह भिंडरवाला और उसके समर्थकों की इसमें मृत्यु हो गई। अब पंजाब में आतंकवाद का दौर फिर भी जारी रहा। तो 1992 में बेअंत सिंह की सरकार बनी और DGP KPS गिल को वहां पे लगाया गया और इसके बाद आतंकवाद का सफाया हो गया। लेकिन 1995 में खालिस्तानी अलगाववादियों के हमले में बेअंत सिंह की भी हत्या कर दी गई। अब पंजाब की अमन शांति को भंग करने के लिए पाकिस्तान से आज भी यहाँ पे हथियार, गोला बारूद बाकायदा भेजा जाता रहा है। वहीं दूर देशों में बैठे गैंगस्टर्स भी पंजाब की शांति को भंग करने के कुप्रयास करते रहते हैं। लेकिन पंजाब में जो प्रति व्यक्ति आए हैं वो जान करके आपको हो सकता है कि खुशी भी हो और बड़ी हैरानी भी हो और आपके मन में एक बार के लिए ये भी प्रश्न आए कि काश ऐसा सभी राज्यों में हो पाता। पंजाब में जो प्रति व्यक्ति आय है वो औसतन मासिक आमदनी 16,020 रुपये है, जो देश में सबसे ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय है वो 16,020 रुपये है। पुरुषों की जो अनुमानित जनसंख्या है वो करीब 1,60,00,000 है और जो महिलाओं की जो अनुमानित जनसंख्या है वो करीब 1,44,00,000 है। और वहां पे जो बिजली की डिमांड रहती है वो 8,000 मेगावाट रहती है। तो अब इसमें कहानी में आपको जनरल सिंह भिंडरवाले का नाम और ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम आपके सामने आया होगा। तो ये आखिरकार क्या था ये ब्लू स्टार जो ऑपरेशन जो इंदिरा गांधी जी ने चलाया था, उसमें कहा तो ये भी जाता है कि बाकायदा ब्रिटेन की रॉयल नेवी की भी हेल्प ली गई थी। और जो जनरल सिंह भिंडरवाला थे वो कौन थे और आखिरकार ऐसी सरकार को क्या जरूरत पड़ी कि हरमिंदर सिंह साहिब के अंदर, जिसे आज के टाइम में गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अंदर बकायदा सेना को उतारने की जरूरत पड़ी। तो आखिरकार क्या था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार। इसी के साथ ही इस पर एक और वीडियो बनाएंगे।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।